हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमने देखा एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी क्या एप्लीकेशन है। सेकेंड हम देख रहे थे मेडिसिनल फील्ड में कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था जिसमें हमने जीन थेरेपी के बारे में जाना। फिर हमने जाना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, जिसमें हम पीसीआर और एलिसा के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। इससे पहले हमने जीन थेरेपी पढ़ा था, जो हम देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में। तो पहले हमने देखा था जीन थेरेपी के बारे में, लेकिन हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो हमने क्या कहा था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड है, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि उसमें कोई ऐसा रोग हो गया है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फिर जो वायरस की वजह से हो रहा है, जिसे हम जीवाणु और विषाणु कहते हैं। तो अगर वो जो बीमारी है वो क्या है, इनिशियल स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे है। अर्ली स्टेज का क्या मतलब आपको बताया था कि वो क्या है, अभी शुरुआत ही उस चीज़ की हो रही है। तो अगर हमें क्या करना है, डायग्नोज करना है, उस बीमारी का पता लगाना है। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो क्या करते थे हमने ब्लड टेस्ट किया, हमने यूरिन टेस्ट किया, हमने जो भी और अदर टेस्ट होते हैं। तो क्या होता था, एक तो इन टेस्ट में टाइम लगता था, टाइम टेकिंग होते थे, यानी समय अधिक लगेगा। दूसरी हमने क्या बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हमने कहा कि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर हमने क्या किया, उसका सैंपल लिया, तो हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है उस सैंपल में ना दिखे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अभी शुरुआत ही हो रही है और हो सकता है कि बैक्टीरिया की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत कम हो, जो कि अभी उस सैंपल में, ब्लड सैंपल हो या कोई और अदर सैंपल हो, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है। तो कोई और इसके साथ ही हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर हमें अर्ली स्टेज में पता नहीं चल रहा है, पहले पहले पता नहीं चल रहा है, तो जैसे जैसे उस बीमारी के सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि जर्नली ऐसे ही होता है कि हमें कब पता चलता है कि हम बीमार हैं, पहले हमें धीरे धीरे हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब क्या होता है कि वो लक्षण बंद नहीं होते हैं और कंटिन्यूसली वो लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं अपने लक्षणों को। फिर डॉक्टर क्या करता है, कुछ टेस्ट को लिख के देता है, फिर हम टेस्ट करवाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या बीमारी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिन्हें अगर हम अर्ली स्टेज पे जिनका पता लगा लें, यानी कि जब वो शुरुआत में ही अगर उनका पता चल जाए, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम उनका पता तब लगाते हैं कि जो बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि कैंसर में भी यही होता है कि अगर बहुत लेट पता चले तो उसका ट्रीटमेंट फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहीं अगर पहले ही पता चल जाए, अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाए, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजिली कहिए या फिर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो यही बात है कि हमें क्या है, कुछ जो इन्फेक्शन है, कुछ बीमारियां हैं, अगर उनको अर्ली डिटेक्ट करना है, यानी कि हमें प्रारंभिक अवस्था में ही देखना है कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या नहीं है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, हमने हमारे पास कुछ हमने तीन देखे। हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम पीसीआर कहते हैं, और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जिसे हम एलिसा कहते हैं। इसके अलावा प्रोब्स भी होता है, ऑटो रेडियोग्राफी भी होता है। जी, ये सारे ही किसके अंतर्गत आते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत आते हैं। तो हम थोड़ा सा पीसीआर और थोड़ा सा एलिसा के बारे में जान लेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस प्रकार से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी और हमारा आज जो नया टॉपिक आता है वो आता है पीसीआर। सबसे पहले तो क्या फुल फॉर्म है पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे कि हमने जो अपना पीस ऑफ डीएनए था उसे क्या कराना था, कल्चर कराना था। तो एक तो ये था कि हम क्या कर रहे थे कि अपना जो पीस ऑफ डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में डाल रहे हैं, और बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल हैं वो ग्रो कर रही हैं, और तब जाके हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारा, पीस ऑफ
डीएनए है, एक डीएनए का एक पीस है, एक पीस से हमें बहुत सारी पीस बनाने हैं। वहीं हमने कहा कि एक जो प्रोसेस है, एक प्रकार का हमारे पास दूसरा मेथड है जिससे हम एक डीएनए से डीएनए की बहुत सारी कॉपी, मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, जिसे हमने पीसीआर कहा था। तो क्या कर रहे थे हम पीसीआर में, हम कुछ चीज़ें ले रहे थे, जैसे कि हमने डीएनए टेम्पलेट ले लिया, हमने न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए, हमने प्राइमर ले लिया, और हमने क्या ले लिया, एक एंजाइम से ले लिया। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हमने जैसे ही डीएनए टेम्पलेट को क्या किया, पहले डीएनए टेम्पलेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जो एंजाइम था, एंजाइम ने क्या किया, वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड थे, वहाँ पे जो उसके बाद प्राइमर वहाँ पे ऐड होता है। तो प्राइमर ऐड होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि प्राइमर के ऐड होने के बाद जो एंजाइम है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पे ऐड करेगा। एक चेन से जो सिंगल स्ट्रैंड थे डीएनए के, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड वहाँ पे बन रहे थे, और विद इन सम टाइम, यानी कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ पे क्या हो रहा था, जो डीएनए है, डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपी वहाँ पे बन रही थी। ये था पीसीआर में। तो हमने कहा था कि क्यों ना हम पीसीआर का ही यूज़ क्यों नहीं करते हैं हम वहाँ पे अपना जो डीएनए को कल्चर कराने के लिए। तो हमने कहा था कि वहाँ पे अगर हम शुद्धता की बात करें या विश्वसनीयता की बात करें, तो जो हम बैक्टीरियल सेल के द्वारा कल्चर करा रहे हैं वो ज़्यादा सही होता है एज़ कम्पेयर टू पीसीआर। तो इसी पीसीआर का यूज़ अब हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं। सिंपली क्या होता है, हमने कहा कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और अर्ली स्टेज है, यानी प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि हो सकता है चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो बीमारियां कॉज कर रहा है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, अभी वहाँ पे बहुत कम है। तो अगर हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो वहाँ पे नहीं आ रहे, तो हमने क्या किया, हमने वो जो सैंपल था ये क्या है यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, पीसीआर के जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो पीसीआर में बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए है उससे मिलियंस ऑफ डीएनए बन रहे हैं, यानी कि अगर ये क्या है, पीसीआर है, पीसीआर करा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर वहाँ पे हमारे ब्लड में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की भी यहाँ पे बहुत सारी कॉपी बनेगी, क्योंकि पीसीआर में यही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक चीज़ डाल रहे हैं और वो रेप्लिकेट होके क्या कर रहा है, उसकी बहुत सारी कॉपी बन रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमारे ब्लड में बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे पीसीआर जब हम करेंगे तो यहाँ पे उसकी बहुत सारी कॉपी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब जब हमने क्या किया, पीसीआर में बहुत सारी कॉपी हमें देखने को मिल गई है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, चाहे आप बैक्टीरिया कहिए चाहे वायरस कहिए। अब हमने सैंपल को लिया, सैंपल को टेस्ट किया, अब हमें सैंपल में आराम से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है कि हमें बीमारी हो रही है और अर्ली स्टेजेस में है। अगर यहाँ पे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पीसीआर के थ्रू क्या हुआ कि अर्ली स्टेजेस में ही हमने डिटेक्ट कर लिया, हमारी जो बॉडी थी, हमारी बॉडी में जो सूक्ष्म जीव थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो बहुत कम थे। पीसीआर में हमने क्या किया, उनकी संख्या को बहुत अधिक बढ़ाया, ताकि हम क्या कर सके, हम इजीली देख सके, क्लियरली देख सके कि यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो आप देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपेयर ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पैथोजन गेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या आपको बताया गया है यहाँ पे कि किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें तभी देखने को मिलते हैं जब पैथोजन की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। क्या होते हैं पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को कॉज करते हैं, बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बताई गई है कि हमें कब पता चलेगा, जब पैथोजन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और हमने यही बात की थी कि हमें बीमारी का पता तब लगाना है कि जब वो अर्ली स्टेजेस में हो, प्रारंभिक अवस्था में हो। अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो पैथोजन है उनका नंबर क्या है, बहुत कम है, और हमें जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है वहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। अब जो नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि जो बैक्टीरिया और वायरस की जो लो कंसंट्रेशन है उसका पता हम लगा सकते हैं किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा। उसमें हम क्या करेंगे, पीसीआर में हम क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या जिस भी व्यक्ति को हम एग्जामिन कर रहे हैं उसका हमने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, पीसीआर में डाला। पीसीआर में क्या किया, बहुत जल्दी उन्होंने क्या किया,
जो बैक्टीरिया थे, जो वायरस थे, उसमें क्या हुआ कि रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब उनकी संख्या बढ़ गई, हमने फिर से टेस्ट किया, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया या फिर वायरस की उपस्थिति है या नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट डिटेक्ट्स द म्यूटेशन इन द जीन इन कैंसर पेशेंट। अब कहाँ पे इसे यूज किया जाता है, इट डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन द कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे ये क्या करता है कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखा, पीसीआर इज रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट द HIV इन अ सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। देखिए आपके पास सेकंड जो लाइन आई है उसमें आपको बताएगी कि जो पीसीआर का जो यूज होता है, जिसे एड्स होता है, तो एड्स की व्यक्ति में HIV वायरस है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति में क्या है हो, HIV का वायरस हो, लेकिन वो क्या है अभी उसने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ नहीं की है। जो HIV वायरस है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, बहुत कम मात्रा में किसी की बॉडी में वो है। तो क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो टेस्ट है वहाँ से तो पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन पीसीआर में पता लग जाएगा। क्यों लगेगा, हमने सैंपल पीसीआर में डाला, अब जो HIV वायरस है वो क्या करेगा, रैपिडली अपनी जो नंबर है वो बढ़ा देगा, और हम क्या करेंगे, फिर सैंपल को फिर से हमने वहाँ पे टेस्ट किया और उसमें जो HIV वायरस की जो उपस्थिति थी वो साफ साफ पता चल जाएगी कि यहाँ पे HIV वायरस है या नहीं है। जबकि क्या होता है, जबकि अगर अदर टेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे अगर HIV वायरस की मात्रा या संख्या बहुत कम है बॉडी में तो वो डिटेक्ट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी ऑल्सो डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ PCR टेक्निक। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें भी हम PCR टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि पीसीआर कितना इम्पॉर्टेंट है, और किसका पार्ट है पीसीआर, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो और पीसीआर की जो प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए कि पीसीआर में किस प्रकार से हम पढ़ रहे थे। जब हम क्या करा रहे थे, डीएनए की कॉपी बना रहे थे, तो तब हमने पीसीआर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपको एक जनरल आइडिया है कि पीसीआर में क्या होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कोई भी डिजीज़ है उसे हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसी भी पैथोजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का हम पता किस प्रकार से लगा रहे हैं। तो ये तो था पीसीआर के बारे में। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, एलिसा आता है। तो एलिसा में क्या किया जाता है, तो जब भी आपने एलिसा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो एलिसा में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन हमने पढ़ा है। क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्या होता है इसमें, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन में क्या होता है कि ये कोई वायरस है, ये वायरस है और इस पे क्या लगे हैं, इसके एंटीजन लगे हुए हैं। अब एंटीजन को हम कैसे मान सकते हैं, हम मान सकते हैं एंटीजन को एक नेम प्लेट के जैसे, जो क्या करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। तो हमारी जो बॉडी में जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमने ये पढ़ा था जब हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो अपनी सेल और फॉरेन सेल में पता लगा सकते हैं कि ये अपनी सेल है और ये अपनी सेल नहीं है, यानी कि फॉरेन सेल नहीं है। हमने कहा कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो ये जो एंटीजन थे, ये एंटीजन इन्हें क्या हुआ, जो हमारे इम्यून सेल से उन्होंने क्या किया, इसे आइडेंटिफाई किया कि ये जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी के नहीं है, और इसके अगेंस्ट इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करेगी, अब यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। अब हमारी बॉडी ने क्या किया, यहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में, क्योंकि यही एंटीबॉडी क्या करेगी, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे ये वायरस हो या बैक्टीरिया हो, इसे क्या करेगी, किल करेगी। तो हमें क्या पता लगाना है, एलिसा के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, अगर हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कोई पैथोजन प्रेजेंट है, क्योंकि तभी हमारी बॉडी ने क्या किया, ये एंटीबॉडीज को यहाँ पे क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ये जो कंटेनर है इसे लिया जाता है और यहाँ पे ये जो एंटीजन है इसे यहाँ पे एंटीजन यहाँ पे लगाए जाते हैं, एंटीजन यहाँ पे क्या कर दिए, लगा दिए। अब उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसे यहाँ पे डाल दिया। तो क्या है, हमारी बॉडी में जब अगर हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी है ये क्या हो जाएगी, इससे कनेक्ट हो जाएगी,
एंटीबॉडी एंटीजन से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस हुई है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसके एंटीजन को, पैथोजन के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो क्या हो जाता है, हम क्या यहाँ पे पता लगाते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी पैथोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज होंगी ही नहीं, एंटीबॉडीज नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट हम एलिसा में क्या पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पैथोजन प्रेजेंट है, नहीं कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पैथोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यही हमने बात की है कि जो किस पे बेस्ड होता है एलिसा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। इन्फेक्शन बाय द pathogen can be detected by the presence of antigens like proteins, glycoprotein etc. कि जो भी पैथोजन है उसकी उपस्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है, एंटीजेंस की उपस्थिति के कारण लगाया सकता है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, यानी कि किसी भी पैथोजन का पता हम कैसे लगा सकते हैं कि वहाँ पे एंटीजेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दो प्रोसेस हमारे पास आती हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं किसी बीमारी का, जब वो अर्ली स्टेजेस में होती हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। तो ये तो क्या था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों हेडिंग को, पीसीआर और एलिसा दोनों को अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। उससे पहले हम जो पढ़ रहे हैं आपको ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ होता है, किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी जो लाइफ है वो इजी हो गई है, और अलग अलग फील्ड में, चाहे हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखें तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है, साथ ही हमारा जो काम है वो आसान हुआ है, क्विक हुआ है। अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियों को यहाँ पे जैसे जीन थेरेपी के द्वारा दूर किया जा रहा है, बहुत सारी बीमारियों को टाइम पे क्या किया जा रहा है, टाइम पे उन्हें डायग्नोस किया जा रहा है, टाइम पे उनका पता लगा करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अब हम जान लेंगे थोड़ा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी टेस्टिंग होती है, तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स को लिया जाता है देखने के लिए। जैसे हमने क्या कर दिया, कुछ जीन हमने, कोई जो जीन है वो किसी एनिमल के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया, यानी कि किसी एनिमल के अंदर हमने डाल दिया। अब सेम वही प्रोसेस हो रही है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी थी। हमने क्या किया था, हमने एक जीव से क्या किया था, जीन या फिर पीस ऑफ डीएनए उठाया और दूसरे में डाल दिया। सेम वही प्रोसेस हमने की है। अब यहाँ पे जो उद्देश्य है वो अलग अलग हो सकते हैं। कभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डीएनए का जो ट्रांसफर है, कभी हम डीएनए के ट्रांसफर को अपने उत्पाद के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। जब हमने बात की थी इंसुलिन की, तो इंसुलिन का हमने क्या किया था, जीन डाला था बैक्टीरियल सेल के अंदर। उस टाइम पे जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था, वहाँ पे उत्पाद प्राप्त करना। अब अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो हम डीएनए का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम टेस्ट कर सके, हम देख सके कि जो कोई जीन है, हम जानना चाहते हैं कि ये जो जीन है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका कार्य क्या है। तो हम क्या करेंगे, उस जीन को किसी एनिमल के अंदर डाल के उसे ऑब्जर्व करते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि कोई केमिकल है, इस केमिकल का क्या असर पड़ता है हमारे किसी एक जीन पे, तो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल को उसके अंदर डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का क्या फंक्शन है, क्या इफेक्ट करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे किसी एनिमल के अंदर डाल के हम पता लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमने डायरेक्टली वो क्या कर दिया, ह्यूमंस पे, मनुष्यों पे उसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले उसके प्रयोग कुछ और एनिमल्स पे हुए होंगे। वैसे ही बहुत सारे जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी केमिकल्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, सारी ही पहले क्या होती हैं, किन्हीं एनिमल्स पे यूज़ होती हैं। तो इस प्रकार के इन एनिमल्स को, जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो यही हम यहाँ पे पढ़ लेंगे।
आप देखेंगे एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess एंड एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन आर नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कि वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, जिनमें फॉरेन जीन डाला जाता है और फॉरेन जीन को जो एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। क्या है फॉरेन जीन? फॉरेन जीन का मतलब है कि किसी दूसरे जीव का जीन हमने किसी दूसरे एनिमल में डाल दिया है। हमने यही तो करते आ रहे हैं, हमने कहा ये कोई एनिमल ए है, ये कोई एनिमल बी है, अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है हमने क्या कर दिया है, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड कर दिया है। अब बी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो फॉरेन जीन है उसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल आए हैं कि कौन कौन से वो एनिमल होते हैं तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। ट्रांसजेनिक माइस हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, पिग्स हो गए, शीप हो गई है, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसजेनिक माइस को प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे ट्रांसजेनिक रैट को, रैबिट को, पिग्स को, शीप को, इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे जो एनिमल हैं उन्हें यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। कॉमन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कराने के पीछे क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं वो रीज़न कि हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न है, सबसे पहला जो कारण हमारे पास आता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो क्या है इसके अंदर, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। दे आर यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, दे आर डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन, देयर इफेक्ट ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ बॉडी। सबसे पहले हम क्यों यूज़ करते, क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्या यूज़ है, सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को हम देखते हैं। हम कोई भी जीन है, हम उस जीन की फंक्शनिंग को देखते हैं कि जो जीन है वो किस प्रकार से फंक्शनिंग कर रहा है, उसका जो प्रभाव है वो बॉडी पे किस प्रकार का है। हमने क्या किया, कोई फॉरेन जो डीएनए था, जो फॉरेन जीन था, वो हमने क्या कर दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि उस जीन का क्या प्रभाव पड़ता है उस एनिमल की बॉडी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, स्टडिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट रिजल्ट। यानी कि सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसी है उस जीन की, यानी उस जीन का फंक्शन क्या। हमने क्या किया कि कोई फॉरेन जो जीन है वो किसी एनिमल के अंदर डाल दिया। अब हम देखते हैं कि उस जीन के डालने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि इसमें नए बदलाव क्या आए हैं। हम उस जो जीन है, पर्टिकुलर जीन, उसके फंक्शन को यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट जो रीज़न है ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस कराने का, उसे पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की डेफिनेशन नोट करनी है और जो पहला रीज़न है उसे यहाँ पे नोट करना है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट रीज़न हमारे पास आता है वो है स्टडी ऑफ डिजीज़। अब हम क्यों करा रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यहाँ पे यूज़ होता है, किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। तो क्या होता है इसमें हम देखेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। यानी कि जो कुछ जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उन्हें क्यों ग्रो कराया जाता है, कि ताकि हम जान सकें कि जो जीन्स है वो किस प्रकार से किसी डिजीज में अपनी भूमिका। नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease। यानी कि किसी डिजीज, किसी बीमारी के लिए कोई जीन किस प्रकार से उत्तरदायी है, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैज बीन डेवलप्ड फॉर डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो जीन है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब जैसे हमने कहा, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई जीन है, अब वो जो जीन है वो क्या कर रहा है कि एक नॉर्मल जीन है। अब नॉर्मल जीन क्या करेगा, नॉर्मल प्रोटीन, हमने कहा ये क्या है, नॉर्मल जीन है। अब ये नॉर्मल जीन क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। ये क्या है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। और इस नॉर्मल प्रोटीन से क्या होगा, कोई भी जो कैरेक्टर है यहाँ पे क्या है, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये जो कैरेक्टर होगा ये क्या होगा, नॉर्मल। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी कि कोई नॉर्मल जीन था, उसने क्या किया, नॉर्मल प्रोटीन बनाया, उस नॉर्मल प्रोटीन ने एक नॉर्मल कैरेक्टर, एक नॉर्मल गुण को वहां पे प्रदर्शित किया। अब क्या हो, यानी कि अगर यहाँ पे कोई जो जीन है, जीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ वहाँ पे म्यूटेशन हो गया है, या फिर जेनेटिकली वो जो जीन है वो खराब जीन था और धीरे धीरे अब वो जो खराब जीन है खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी कारण हुआ होगा कि अब ये जो नॉर्मल जो जीन था अब वो नॉर्मल जीन नहीं है, वो क्या है, एबनॉर्मल जीन है। ये क्या है, अब यहाँ पे हमने कहा कि एबनॉर्मल जीन है। एबनॉर्मल जीन है, तो एबनॉर्मल जीन क्या करेगा, यहाँ पे किस प्रकार की प्रोटीन को बनाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन को बनाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जो एक नॉर्मल प्रोटीन और एबनॉर्मल प्रोटीन से क्या मतलब है यहाँ पे, कि पहले तो जो जीन है, अब फॉर एग्जांपल कोई जीन है वो आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम बालों का कलर ले लेते हैं कि ये जो जीन था ये बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्लैक कलर को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था, उसने एक प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस की और उस प्रोटीन ने कैरेक्टर यहाँ पे किया कि वहां पे क्या है, यहाँ पे काले बाल, क्या है, काले बाल यहाँ पे कैरेक्टर है कि जो यहाँ पे किस प्रकार के बाल हमें देखने को मिले, काले बाल हमें देखने को मिले। अब क्या हुआ, एक तो बालों का सफेद होना क्या है, एज के साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि इस प्रोटीन में कुछ चेंजेस हुए, कुछ कोई भी म्यूटेशन हुआ, या फिर जेनेटिकली पहले वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो खराब था, लेकिन अब वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो एबनॉर्मल जो जीन था उसने एबनॉर्मल प्रोटीन बनाया और उसने जो कैरेक्टर था अब वो नॉर्मल नहीं है, कैरेक्टर जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि छोटी ही एज में, फॉर एग्जाम्पल जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी एज क्या है, 15 है, तो 15 की एज में ही ये जो काले बाल थे वो कैसे हो गए, सफेद बाल देखने को हमें मिले। और कैसे सफेद बाल हमें देखने को मिल रहे हैं, पूरी तरीके से। एक तो होता है कि कुछ सफेद बाल वहां पे हो जा रहे हैं, एक होता है कि सारे ही हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, सफेद बाल वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके सफेद बाल हो रहे हैं उसमें कोई रोग है, कोई डिजीज है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोटीन काम कर रहे हैं, किस प्रकार से नॉर्मल और एबनॉर्मल जीन काम कर रहे हैं। अब हमने देखा कि सडनली क्या है, सारे जो बच्चे के बाल थे 15 मतलब 15 साल की उम्र में ही उसके जो सारे बाल है वो अचानक से सफेद हो गए। ऐसा क्यों हुआ, तो हमने क्या किया, इस जीन की स्टडी को करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर उसे डाला। अब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि किस जीन के कारण वहां पे क्या है, ये चेंजेस, ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि ये जीन हमारे बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इस जीन में ऐसा क्या हुआ था, क्या इसमें कोई जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम थी या फिर इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है कि जो इसमें ऐसा बदलाव देखने को मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डिजीज है उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।